नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे, और राष्ट्रपति में हमें पढ़ना है कि हमने राष्ट्रपति में जो आर्टिकल्स थे हमारे, लास्ट आर्टिकल कहाँ तक पढ़ा था एक बार बताइए। पॉलिटी हमारी चल रही है और पॉलिटी में हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे सर। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करनी है, और आज इसकी ये क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर है 3, ठीक है। यहाँ हमने जो बातें की थी वो हमने पढ़ा था। क्या हमने पढ़ लिया था एक बार मुझे बता सकते हैं आप? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 111 तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? चलिए जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए, एक बार कमेंट करके आप मुझे बताइए कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। अनुच्छेद 118 तक पढ़ लिया था, है ना। अनुच्छेद 118 में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 118 में लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो अब हम वही बात करेंगे। अनुच्छेद हम बात कर चुके थे, अनुच्छेद 120 हमने नहीं पढ़ा था क्या? अनुच्छेद 120 नहीं पढ़ा था क्या? चलिए कोई बात नहीं, यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित बातें कर रहे हैं, ओके। अब बात आती है अनुच्छेद 123 में क्या लिखा है, आर्टिकल 123। लेकिन उससे पहले मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि सर अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है, अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचन की पद्धति है, 55 में निर्वाचन की रीति है, 56 में कार्यकाल है, 57 में राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं, योग्यताओं में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। बात आती है 59 में क्या है? तो 59 में लिखा हुआ है कि सर अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति की सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। कितना? 5 लाख रुपए वेतन मिलेगा। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं, वो हम संसद में पढ़ेंगे, इसमें नहीं, ठीक है। यहां पर हम राष्ट्रपति से संबंधित बातें कर रहे हैं। अब बात आ गई सर अनुच्छेद 160 में क्या था? शपथ की व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त पूर्ति है, 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, 77 में भारत सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग करने की शक्ति, सत्रावसान करने की शक्ति, सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति में है। 86 में संसद में संदेश भेजने की शक्ति है। 87 में संसद में विशेष अभिभाषण देने की शक्ति है। बात आ रही थी कि सर अनुच्छेद 99 में राष्ट्रपति को संसद सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति है ना। ये बातें हमने पढ़ ली थी। हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के निर्योग्यताओं की व्यवस्था है। राष्ट्रपति भारत के चुनाव आयोग से सलाह मशवरा लेकर करेगा ये, ठीक है। हमने बात करनी थी कि सर अब बात आ गई हमारी 123 में लिखा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ठीक है जी। क्या जारी किया जाता है? अध्यादेश। अध्यादेश का क्या मतलब है? ऑर्डिनेंस। अध्यादेश का मतलब है जी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करना, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ठीक है। अब जारी करना यहां पर हमने बात कर ली कि सर ये आप मुझे बताइए, जारी करना, कि यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर अध्यादेश जारी करना। किसी को कोई दिक्कत वाली बात है? जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो जब घोषणा करेगा, वो जब अनाउंसमेंट करेगा, तो घोषणा जब वो करेगा तो घोषणा के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश की जब घोषणा होती है, 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। 6 सप्ताह के अंदर, आप कहेंगे सर 6 सप्ताह के अंदर
6 सप्ताह के अंदर, विद इन 6 वीक। आप कहेंगे सर 6 सप्ताह के अंदर, अंदर। यहां पर आप कहेंगे सर विद इन 6 वीक, विद इन 6 वीक, 6 वीक्स अनुमोदन मिल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अनुमोदन, संसद द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए। आप कहेंगे किसके द्वारा? संसद द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए। अनुमोदन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, संसद द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। अब ये बताइए, अनुमोदन का मतलब ये है कि संसद अप्रूवल देगी कि भाई जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ये एक प्रकार का कानून ही होता है, ये एक प्रकार का विशेष कानून है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति से तभी लागू करेंगे जब लोकसभा राज्यसभा ना चल रही हो और कानून लाना जरूरी हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब जब घोषणा होती है तो घोषणा के 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसे अनुमोदन मिल जाना चाहिए। ठीक है, मिल जाना चाहिए। आप कहेंगे सर 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि अनुमोदन मिल जाना चाहिए। क्लियर हो गई बातें कि सर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे कि सर अध्यादेश अधिकतम कब तक लागू रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 मंथ, यानी कि 6 माह तक, 6 मंथ्स लागू रह सकता है, लागू रह सकता है, रह सकता है, रह सकता है। यहां पर हमने सारी चीजें हमने बात कर ली। क्या इसको आप लोग लिख पाएंगे? क्या ये सारे पॉइंट आप लोग यहां पर लिख पाएंगे? चलिए बता दीजिए फटाफट से। हमने लिख लिया कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में, 123 में, 135 में। तो आपका आंसर होगा 123। अब बात आती है अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है अनुच्छेद 143 में कि सर इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहां पर आप बात करेंगे कि सर इसमें क्या दिया है। आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पानी दे जाना, से सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति या सलाह लेने का अधिकार, अधिकार। तो यहां पर आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा भैया? सलाह लेने की शक्ति किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। कौन से आर्टिकल में? 143 में। किस में? 143 में। अध्यादेश क्या होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अध्यादेश के बारे में हमने बात करनी है, ऑर्डिनेंस के बारे में बात करनी है। 6 सप्ताह के अंदर अंदर जब संसद ना चल रही हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। इसे 6 सप्ताह के अंदर क्या हो जाना चाहिए? 6 सप्ताह कह लें या 45 डेज कह लें कि 45 दिन के अंदर अंदर इसे भैया अनुमोदन यानी कि अप्रूवल मिलना चाहिए संसद का। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो ये भैया समाप्त हो जाएगा। अगर अप्रूवल मिल गया तो 6 महीने तक इसे अधिकतम लागू रह सकते हैं। बाद में संसद चाहे तो इसे कानून बना सकती है, चाहे तो इसे खत्म कर सकती है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों की शपथ की व्यवस्था है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, संसद में है वो। तो ये पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां तक लिख लिए होंगे, सारी चीजें हम लोगों ने यहां तक लिख ली होंगी। अब आगे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ रहे हैं, हम संसद में भी कुछ इससे संबंधित चीजें पढ़ेंगे। चलिए, ये हमारी हो गई बातें।
अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये सलाह लेने का अधिकारी है, बस सलाह लेगा, लेकिन मानना ना मानना ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अब बात यहां पर कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीजें हमने बात करनी है, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950, हालांकि ये 24 जनवरी 1950 में बने थे। कब? 24 जनवरी 1950। यहाँ पर आप लिखना कि सर 24 जनवरी 1950 में इन्हें क्या बना दिया गया था? इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था इन्हें? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति अपॉइंट कर लिया गया था। तो आप लोग बता सकते हैं कि सर 24 जनवरी 1950 में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट लिखिएगा कि सर 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? अंतिम बैठक होती है, ठीक है, लास्ट बैठक होती है। तो जो अंतिम बैठक थी, उस अंतिम बैठक में इन्हें क्या बना दिया गया था? संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुन लिया था। संविधान सभा ने क्या चुन लिया था? राष्ट्रपति। तो भैया आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो आप कहेंगे सर सबसे लंबा कार्यकाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, इसमें इन्हें राजेंद्र प्रसाद को क्या, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये पूरी लाइन है ना, तो यहां पर आप कहेंगे मैं संविधान सभा की अंतिम बैठक में, संविधान सभा की अंतिम बैठक में राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, चुना गया। तो ये पॉइंट हमने लिखने हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करेंगे कि सर सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है और इनकी एक बुक है इंडिया डिवाइड। इंडिया डिवाइड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इनकी समाधि कहां पर है? महाप्रयाण, महाप्रयाण पटना, महाप्रयाण पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गांधी जी ने इन्हें अजात शत्रु कहा, बिहार सरकार ने इन्हें देश रत्न कहा, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? देश रत्न कहा गया। महात्मा गांधी ने अजात शत्रु कहा। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइड। इंडिया डिवाइड पुस्तक किसकी है? तो आप कहेंगे सर इंडिया डिवाइड पुस्तक किसकी होगी? चलिए बताइए, इंडिया डिवाइड पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी, ठीक है। भारत रत्न कब मिला है इन्हें? 1962 में। गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? अजात शत्रु कहा था। बिहार सरकार ने इन्हें क्या कहा था? तो आप कहेंगे सर बिहार सरकार ने क्या कहा था? तो इन्हें भैया अजात शत्रु कहा था। देखिए अब अगर आप ऐसे बोलेंगे ये आर्टिकल नहीं कराया, वो आर्टिकल नहीं कराया, अगर आप सोच रहे में 109, 110, 111, 117, 119, 120, 121, 122 ये कराऊं, वो भैया संसद से संबंधित हैं, वो संसदीय प्रक्रिया में आते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में आते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे, है ना, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो केवल राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं ये 2-3 दिन लगातार कहता आ रहा हूं, 2-3 दिन लगातार कहता हुआ आ रहा हूं, ठीक है। तो ये प्लीज आप पढ़िए, ये प्लीज आप पढ़िए। हमने पढ़ा कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को चुन लिए गए, है ना, ये हमें पता है कि 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक हुई और तब इन्हें राष्ट्रपति चुना गया, इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है जी। जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूं इनको आप पढ़ते हुए चलिए, इनको आप पढ़ते हुए चलिए। बस यहां तक आपने लिख लिया कि सर भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। इनकी एक बुक है इंडिया डिवाइड, समाधि महाप्रयाण पटना में है। भारत रत्न 1962 में मिला। गांधी जी ने अजात शत्रु कहा और बिहार सरकार ने देश रत्न कहा। क्या कहा जी? देश रत्न कहा। चलिए आगे हम बात करेंगे, यहां पर आगे बात कर लें। चलिए, राधा कृष्ण, एस राधा कृष्णन कह लें, एस राधा कृष्ण कह लें, 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति रहे। ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। इन्हें भारत रत्न 1954 में दिया गया। इनकी बुक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, और भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे। इनकी बुक कौन सी है? भारत रत्न कब मिला? देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। अजात शत्रु कहा जाता है, जैसे बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु, तो ऐसे ही इन्हें कहा गया था अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए, एस राधा कृष्ण कब से कब तक रहे? 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक 5 साल रहे। देश के दूसरे उपराष्ट्रपति या पहले उपराष्ट्रपति? तो एस राधाकृष्ण पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। ये दूसरे राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। सेकंड राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति बने, पहले उपराष्ट्रपति बने। भारत रत्न 1954 में दिया गया। देश के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। गैर राजनीतिक राष्ट्रपति का मतलब है नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट, जिनका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं था। चलिए, बुक द इंडियन व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, ये किसकी है? तो एस राधाकृष्ण की। किसकी भैया? एस राधाकृष्ण की। गैर राजनीतिक राष्ट्रपति का मतलब है जिनका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना हो, राजनीतिक पार्टी से ना हो, ठीक है, पार्टी से ना हो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ठीक है। राजनीतिक पार्टी का मतलब है कोई भी राजनीतिक पार्टी से ना हो। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। अब हमने ये बातें लिख ली क्या? जल्दी जल्दी से बताएं, है ना। पॉइंट हमने लिख लिए होंगे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्ण। और एस राधाकृष्ण, जिन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम से जानते हैं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे। क्या रहे? भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है जी। चलिए, हाँ, ये एस राधाकृष्ण को तो 3 लोग थे ना जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न मिला था 1954 में। एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, और कौन कौन थे बताइए? एस राधाकृष्ण थे, सी राजगोपालाचारी थे, और कौन थे भैया? सीवी रमन थे, जिनको भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। 3 व्यक्तियों को मिला था। चलिए, अब ये 1962 से 5 साल जोड़ दो, 1967 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1967, 1967। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। भारत रत्न कब मिला? जब ये भारत रत्न जब भारत में स्टार्ट हुआ तभी 3 लोगों को दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिख लीजिए, इतना टाइम, 2 सेंटेंस पूरे नहीं है, ये इतना टाइम लगाओगे लिखने में। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भैया भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। तीसरे राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 13 मई से लेकर 1967 से 13 मई 1969 तक रहे। क्यों इतना कम समय? क्योंकि 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 3 मई 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भैया पद के दौरान हुई। आप कहेंगे सर भारत के पहले प्रेसिडेंट जिनकी मृत्यु पद पर हुई, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर हुई, यानी कि अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति जो मुसलमान थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? आप कहेंगे सर तीसरे राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन साहब। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन साहब। पहले
राष्ट्रपति जो मुसलमान थे वो जाकिर हुसैन साहब थे। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु भैया कब हो गई? 1969 में, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर होती है, आप कहेंगे सर वो थे जाकिर हुसैन। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे? बीवी गिरी, वरहा वेंकट गिरी बने थे। कौन? वरहा वेंकट गिरी। तो आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ना है, यहां पर हम पढ़ेंगे जी, आप लोग इसको लिखिएगा, ये आप कहेंगे सर सेकंड, यहां पर हम पढ़ेंगे सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट, दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? एम हिदायतुल्लाह। ये भैया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं यहां पर? देखिए, ऐसा हमने पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, का पद खाली होने पर, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हालांकि मैंने लिखवाया भी था, मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और ऐसा ही कब हुआ था? बनते हैं। ऐसा कब हुआ था? जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई 1969 में। उस समय बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, लेकिन जब इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ना तो राष्ट्रपति है और अब ना ये हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एम हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत में बने थे। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? हाँ जी, दुर्वेश जी धन्यवाद। क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिए हों तो एक बार थम जरूर कर देना कि सर डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुसलमान राष्ट्रपति थे, कार्यकाल के दौरान मरने वाले भी पहले राष्ट्रपति थे, पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी बने, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह बने, और एम हिदायतुल्लाह भारत के या प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, चलिए अच्छे से सारी चीजें हमने लिख ली, समझ में आया? ये मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। क्या यहां तक आपने लिख लिया? आगे बात करते हैं। रुक जाऊं? चलिए रुक गया। चलिए जल्दी जल्दी से भैया इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात आती है बीबी गिरी की। क्योंकि हमें पता है बीबी गिरी उपराष्ट्रपति रहे लेकिन ये राष्ट्रपति बन गए। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये रहे राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहां पर हमने बात करना है कि सर ये जो थे कि डॉक्टर ये तीसरे थे, अब ये बन गए चौथे, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का क्रम नहीं काउंट होता है, तो चौथे बीबी गिरी बन गए उपराष्ट्रपति। भारत रत्न मिला 1975 में। ये श्रमिक या श्रम आंदोलन से जुड़े रहे कि सर ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो श्रम आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है सर, अगर दोनों का पद खाली हो तो ऐसा होता नहीं है कि राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, हमने बात कर ली।
ठीक, अगर ऐसा कभी होगा भी तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सीनियर न्यायाधीश होगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ लिया बीबी गिरी। बीबी गिरी कौन है? तो आप कहेंगे सर चौथे राष्ट्रपति हैं। अब इन्हें भारत रत्न 1975 में मिला है। जिन्होंने श्रम या श्रमिक आंदोलन में भाग लिया था वो राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। अब 5वें नंबर पे आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहे, इनकी भी पद पर मृत्यु हो गई। सर ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और दूसरे ही राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? पद पर मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर पूरा सेंटेंस लिखो। पूरा सेंटेंस आप बीए में थोड़ी जा रहे हो, बीए में थोड़ी जा रहे हो। ठीक है, बीए में थोड़ी जा रहे हो आप कि भाई मैं पूरा सेंटेंस भरवाऊं। अब यहां पर मैंने बीबी गिरी लिख दिया, आप ऐसे समझो माय डियर अमन, मैंने यहां पर ये बीबी गिरी लिख दिया। अब मैं जितने भी फैक्ट लिखूंगा वो बीबी गिरी के बारे में लिखूंगा। बीबी गिरी का जो टेन्योर है वो कब से कब तक है? 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। अब इन्हें भारत रत्न कब मिल गया? 1975 में मिल गया। श्रम और श्रमिक आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? आप कहेंगे बीबी गिरी जुड़े हुए थे। खत्म। अब 5वें पे आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ये भैया 5वें राष्ट्रपति थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर मृत्यु हो गई। तो पद पर मरने वाले भी यही भैया दूसरे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे सेकंड राष्ट्रपति थे, भारत के सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आपातकाल इमरजेंसी 25 जून 1975 में इन्हीं के द्वारा लगाई गई थी। बताइए, अभी हमने यहां पर पढ़ लिया, अभी कोई समस्या? ठीक है, हमने पढ़ा कि देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद साहब पद पर मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे। कि सर फखरुद्दीन अली अहमद साहब 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति बने जिनकी पद पर मृत्यु हो गई। और राष्ट्रीय आपातकाल, जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था, वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने इंदिरा गांधी के मात्र फोन पर लगा दिया था। ठीक है, चलिए यहां पर हमने लिख लिया। किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये 6ठे नंबर के हैं। नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। आप कहेंगे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये रहे। और यहाँ पर एक प्रथा बन गई कि अब जो है, जब इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की थी तो राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करते हैं। 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं जी? शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये आप लोग यहां पर लिखेंगे कि सर 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि भैया कि भारत के पहले चुनाव को तो ये हार गए। नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी का पूरा नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरे चुनाव में, सेकंड चुनाव में ये भैया प्रथम निर्विरोध चुन लिए गए। कि भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन से थे? भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कह लें। निर्विरोध 2 बार कैसे हुआ? चलिए आप कहेंगे सर भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे जो भैया चुने गए थे? तो आप कहेंगे सर सेकंड चुनाव में। आप कहेंगे सर दूसरे चुनाव में। आप कहेंगे सर सेकंड चुनाव यानी कि सेकंड इलेक्शन में इन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। ठीक है, पहला चुनाव तो ये हार गए थे। पहला चुनाव एन संजीव रेड्डी हार गए, लेकिन दूसरे चुनाव में इन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। निर्विरोध का क्या मतलब होता है? निर्विरोध का क्या मतलब है? निर्विरोध का मतलब होता है, चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए हमने पढ़ा, हमने यहां पर बातें कर ली।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर जो निर्विरोध का मतलब है कि सर सेकंड चुनाव हुआ उसमें नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध मतलब जिनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, जैसे गांव में दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं लेकिन एक को बहलाकर भाई कि आप बैठ जाओ इस बार इन्हें खड़े होने दो, और कोई कैंडिडेट चुनाव ही ना लड़े, उसे कहते हैं निर्विरोध, जिसका किसी ने विरोध ही ना किया हो, जिसका किसी ने विरोध ही ना किया हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। आप कहेंगे ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुन लिए गए थे, तो आप कहेंगे सर वो थे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष रहे, स्पीकर, छठी लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे, एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसे पहले जो पांच राष्ट्रपति बने उनमें एक डॉक्टर या ऐसे कह सकते हैं एस राधाकृष्णन, उनका संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं था। बाकी चार राष्ट्रपति चारों के चार कांग्रेस से थे और ये नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ये भैया कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, ये कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के समर्थन से, जैसे जनता दल हुआ, सीपीआई हुआ, सीपीआईएम हुआ, इस प्रकार की जो अन्य पार्टियां बनी थी उनके समर्थन से एन संजीव रेड्डी भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने। जैसे हमने पढ़ना है ना कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, वैसे ही भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम था, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, यहां हम पढ़ लिए, मैं साइड हो जाऊं, लीजिए आप मेरे साथ बताएंगे भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। भारत का पहला चुनाव हारने के बाद दूसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण की 25 जुलाई को, तब से आज तक जब भी राष्ट्रपति बनता है 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करता है, यानी कि 25 जुलाई 1977 से यह प्रथा बन गई कि जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा वो 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करेगा। क्या यह व्यवस्था संविधान में लिखी है? नहीं, यह केवल एक संवैधानिक प्रथा बनी हुई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति बने थे संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा की अध्यक्षता किसने की थी जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी। कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष थे, छठी लोकसभा के। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन थे, नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे, आप कहेंगे नीलम संजीव रेड्डी। लिख लिया आप लोगों ने इतना। अब बात आती है ज्ञानी जैल सिंह। यहां पर हमने पढ़ लिए, छठे हो गए। ठीक है, ये सातवें हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे, सातवें हो जाएंगे कि ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1985 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, भैया कह रहे हैं आप इंग्लिश में भी लिखिए, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर फर्स्ट सिख। ठीक है, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। सिख ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिख, और इसको सिख ऐसे भी लिखा जाता है, सिख। ठीक है जी। 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने किया था, किस पर, डाकघर संशोधन अधिनियम पर। ठीक है, इसको डाकघर ना लिखकर डाक अधिनियम लिख लेना, डाक संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसको आप लिखना
पोस्टल पोस्टल आप कहेंगे सर पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 18, आप कहेंगे सर 1986 में डाक संशोधन अधिनियम था। डाक संशोधन अधिनियम 1986 आया था, जिसमें जिसमें भैया पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो का मतलब होता है किसी भी विधेयक को विधेयक यानी कि बिल, किसी भी बिल, जो बिल होगा, बिल को राष्ट्रपति अनिश्चित समय के लिए, इन्फिनाइट टाइम के लिए, राष्ट्रपति अनिश्चित समय के लिए, ठीक है जी, अनिश्चित समय के लिए, समय के लिए क्या कर लिया, किसी भी विधेयक बिल को राष्ट्रपति अनिश्चित समय के लिए रोक सकता है। भैया पास नहीं करेगा ना उसको वापस करेगा, आप कहेंगे सर रोक सकता है, रोक सकता है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या है? आप कहेंगे सर ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम है जी, आप बता देना यहां पर। ज्ञानी जैल सिंह। क्या बता देंगे सर यहां पर? आप कहेंगे सर पॉकेट वीटो। ठीक है जी, आप मुझे यहां पर बताना पॉकेट वीटो। क्लियर हो गई चीजें यहां पर कि सर पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। मैं आपको बताऊं, इन्हें अपने हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे ज्ञानी जैल सिंह को, पढ़े लिखे नहीं थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, सोनम मेरी बहन, मैं शायद एक दिन और भी मैंने बताया था। देखिए आप कोशिश करो पीडीएफ को समझने की। हालांकि मैं आपको हाथ से लिख कर पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इनको हाथ से लिख कर पढ़ाऊंगा बड़ा लंबा समय जाएगा। तो आप लोग बस एक चीज ये ध्यान रख लो कि जो चीजें हैं, जो अगर आप उससे पीडीएफ से बाद में लिख पाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्लास में अगर लिखने में लगे रहोगे तो बहुत समय आ जाएगा, बहुत समय आएगा। अर्पित श्रीवास्तव धन्यवाद, लव यू। ठीक है, चलिए ये बात आपने पढ़ लिए, ये बातें आपने पढ़ ली। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था? तो इन्हीं के समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। खत्म हो गई कहानी। चलिए यहां पर हम बात करेंगे। चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूं। चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर पोस्टल संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट कह सकते हैं, पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 1986। अब मैंने पतला करके लिख दिया। अब तो आपको डाउट नहीं होगा कि सर इतना मोटा पेन लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो अब आपको नहीं समझ में होगा। चलिए अब समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। आर वेंकट रमन, ये भैया कौन से नंबर के बने हैं बताओ? यहां पर कौन से नंबर के बने? 7 नंबर के ये हो गए, 8 नंबर पे ये हो गए कि सर 15 जुलाई 1987 से लेकर 1992 तक रहे हैं बस आर वेंकट रमन। ठीक है, आर वेंकट रमन। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा। आप कहेंगे शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1975 से लेकर 1992 से लेकर ये 9वें नंबर पे रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है अनुराग जी धन्यवाद। ठीक है, 9वें नंबर के ये हो गए। 10वें नंबर पे आ गए आपके के आर नारायण। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? तो के आर नारायण थे। यहां पर क्वेश्चन आता है कि के आर नारायण भारत के कौन से नंबर के थे? चलिए बताइए।
बताइए। आप कहेंगे सर ये दलित राष्ट्रपति, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। फिर आते हैं APJ अब्दुल कलाम, ये कौन से नंबर के हो गए जी? 10। 11वें नंबर पे आते हैं APJ अब्दुल कलाम। कौन? APJ अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इन्हें भारत रत्न कब मिला गया है? 1997 में। इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन। ठीक है जी, मिसाइल मैन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा था कि सर ये बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर हो गए। ठीक है, बताइए 11वें नंबर पे हमने ये पढ़ लिए। हालांकि इस बीच जो है 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, एम हिदायतुल्लाह और बीबी गिरी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाती हैं भैया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12वें नंबर पे कौन आएगा? 12वें नंबर पे हमने पढ़ लिए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहीं, पहली महिला दलित राष्ट्रपति रहीं या पहली महिला राष्ट्रपति? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं ये। आप कहेंगे सर राजस्थान की महिला राज्यपाल। ठीक है जी, राजस्थान की महिला राज्यपाल। आप कहेंगे सर राजस्थान की महिला राज्यपाल भी रही हैं। कौन कौन भैया लिख लेंगे? चलिए सर पीछे कर दीजिए। हाँ जी, पीछे कर दीजिए। लीजिए, पीछे कर दिया, पीछे कर दिया भैया। बताइए जल्दी से। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली, हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली। ठीक है भैया, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उनका हम नहीं जोड़ेंगे, उनको क्रम में नहीं रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हमने ये बातें यहाँ पर कर ली, हमने यहाँ पर ये बातें कर ली। अब हम ये बात आ कर रहे हैं कि सर राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की फर्स्ट 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 फीमेल गवर्नर कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ तक भी आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, हालांकि PDF से आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आ गई प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहे। भारत रत्न इनको मिला 2019 में। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला? 2019 में। रुक जाऊं? लीजिए, तो रुक गया। इतना टाइम मत लगाइए, इतना टाइम मत लगाइए। चलिए, यहाँ पर हमने लिख लिया, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कि सर 12 ये हो गई। 13वें नंबर पे हो गए भैया कौन? प्रणब मुखर्जी। कौन हो गए? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इन्हें भैया 2019 में भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी भैया, आप बता सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी 2019 में भारत रत्न मिला। उसके बाद 14th नंबर पे रामनाथ कोविंद जी सेकंड दलित राष्ट्रपति हैं। कौन है? सेकंड दलित राष्ट्रपति। ठीक है, हालांकि ये मैंने कल आपको बताया होगा, चलिए नहीं बताया है तो लिख लीजिए सेकंड दलित राष्ट्रपति। और 15वें नंबर पे हैं भैया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रथम भारत में जन्मी, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, कल हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर आपका ये खत्म हुआ, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।